जी, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कल हमने जो पढ़ा था वो था SDLC, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अब SDLC का कल हमने एक फर्स्ट फेज कर लिया था, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के बाद सेकंड फेज आता है जो इसे हम कहते हैं सिस्टम एनालिसिस। सिस्टम एनालिसिस। अब सिस्टम एनालिसिस क्या है, पहले तो एक बात ये श्योर कर लें, ठीक है, कि प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो मैंने रिपोर्ट सबमिट करवाई थी अपने मैनेजर को, अगर तो वो मेरी रिपोर्ट अप्रूव हुई है देन ही मैं अपनी सेकंड स्टेप पे आ सकती हूँ, जो मेरी क्या है, सिस्टम एनालिसिस की स्टेप है। अगर मैं सिस्टम एनालिसिस की स्टेप पे आ जाती हूँ, इसकी पहली लाइन देखिएगा, मैं यही बुक यूज़ कर रही हूँ। इसमें पहली लाइन लिखी हुई है कि इफ मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड टू कंटिन्यू देन द प्रोजेक्ट टीम मूव टुवर्ड द एनालिसिस ऑफ द सिस्टम। अगर मेरी मैनेजर की पोस्ट ने या जो मैनेजमेंट की टीम थी उन्होंने मेरी पिछली डॉक्यूमेंट अप्रूव कर दी है, मेरा प्रिलिमिनरी प्लान सिलेक्ट हो गया है, अब मैं फर्दर मूव कर सकती हूँ, तो सबसे पहला जो काम होगा वो एनालिसिस होगा किसका, सिस्टम का। अब सिस्टम एनालिसिस है क्या? सिस्टम एनालिसिस ये है, ठीक है, मेन जो पहली डेफिनेशन इसमें आ रही है, ठीक है, मैं हाईलाइट कर देती हूँ, वो है सिस्टम एनालिसिस। अब सिस्टम एनालिसिस है क्या? कहते हैं इज द स्टडी ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ एंड यूजर एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, दिस इज रिक्वायर्ड बिफोर द डिजाइन ऑफ अ न्यू सिस्टम। एक बात याद रखिएगा, बेसिकली हम जो अपना डिजाइन बना रहे हैं, ये जो भी सिस्टम बना रहे हैं, वो हम दो ही लोगों के लिए बना सकते हैं, या तो आप उन्हें कह सकते हैं एंड यूजर, ठीक है, या आप उन्हें क्या कह सकते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन। इन्हीं लोगों में से कोई आपसे बनवा रहा होगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन और एंड यूजर के आपको पता लग गए कि आप उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या थी, आप उसके अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हैं, अपना न्यू सिस्टम डेवलप करेंगे। यानी न्यू सिस्टम क्या होगा, मेरा बेकार होगा अगर मैंने इनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं की हैं। इन दोनों की रिक्वायरमेंट्स आपको पता लगी है, चाहे एंड यूजर बनवा रहा है या वो पूरी कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, तभी आप सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। डेफिनेशन लिखी हुई है, and system analysis is the study of the requirement of end user and the organization that is required before the design of a new system। मुझे न्यू सिस्टम बनाने से पहले इनकी रिक्वायरमेंट्स पता होनी चाहिए, ठीक है। अब आज सेकंड चीज पे, पहला पॉइंट था हमारा सिस्टम एनालिसिस, दूसरी हमारे पास है कि सिस्टम एनालिस्ट कौन है। अब सिस्टम एनालिसिस और एनालिस्ट, अब एनालिस्ट जो है जिसने ये एनालिसिस का काम किया है, मैं उसे कहूंगी वो क्या है, सिस्टम एनालिस्ट है। वो इंसान, वो पर्सन, ठीक है, जिसने ये सिस्टम एनालिसिस का काम करना है, वो बेसिकली क्या कहलाता है, एनालिस्ट कहलाता है। इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनालिसिस ऑफ द सिस्टम। वो पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल है सिस्टम एनालिसिस का, वो बेसिकली क्या कहलाता है, एनालिस्ट कहलाएगा। कहते हैं द एनालिस्ट कंडक्ट 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज इन सिस्टम एनालिसिस फेज। ये 3 एक्टिविटीज कंडक्ट करता है, ठीक है। अब वो 3 एक्टिविटीज क्या होती हैं? सबसे पहली एक्टिविटीज, उसका जो मेन काम है, ठीक है, वो क्या है, नीड या फिर आपका रिक्वायरमेंट एनालिसिस। मैंने कहा रिक्वायरमेंट एनालिसिस, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या डिमांड है, क्या नीड है, न्यू सिस्टम है, वो क्या चाहता है कि क्या चीज़ होनी चाहिए, मैं उसके अकॉर्डिंगली क्या करूँगी, यहाँ पे एक लिस्ट बनाऊंगी या अपने पास उसका रिकॉर्ड रखूँगी। दूसरी चीज़ कहते हैं वो क्या करेगा, डेटा गैदरिंग करेगा, ठीक है, डेटा कलेक्शन कह लें, डेटा गैदर करना कह लें, जो भी आपको सूटेबल लगता है, ठीक है, वही अल्टरनेटिव वर्ड्स हैं, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। डेटा गैदरिंग का काम करेगा, और तीसरे नंबर पे जो डेटा उसने गैदर किया है उसका क्या करेगा, डेटा एनालिसिस। अब डेटा एनालिसिस क्या करेगा, बेसिकली वो रिपोर्ट बनाएगा एट द एंड, उसको जो उसने मैनेजर को सबमिट करवानी है। 3 काम है जो मुझे सिस्टम एनालिसिस में करने हैं। पूरे सिस्टम का एनालिसिस करूंगी, ठीक है, ताकि मुझे एंड यूज़र और ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड्स का पता लग सके, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स का पता लग सके, और मैं एक न्यू सिस्टम डिज़ाइन कर सकूं। ये सारा काम जो करेगा वो एनालिस्ट कहलाता है। काम उसके 3 ही है, रिक्वायरमेंट का एनालिसिस करना, डेटा को गैदर करना, और फिर बाद में डेटा की एक रिपोर्ट बनाना जो उसने बेसिकली आगे अप्रूवल के लिए देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे कहते हैं कि सबसे पहले हम चीज़ कहते हैं, हम कहते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस है क्या, ठीक है। अगर मैं सबसे पहले अब आपके यहाँ पे टॉपिक को डिस्कस करती हूँ, ठीक है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस हमारे पास क्या है। अब जी रिक्वायरमेंट एनालिसिस हमारे पास क्या आता है, लिखा हुआ जी, एनालिस्ट सम अप द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द यूजर एंड द मैनेजर। दो लोगों से, आपके यूजर एंड मैनेजर, जो भी मुझे अपनी रिक्वायरमेंट्स देंगे, मैं क्या करूँगी, उनको सम अप करके अपने पास रख लूँगी, ठीक है। इन दोनों की नीड्स थी, ये इन दोनों की डिमांड्स थी कि मेरे न्यू सिस्टम में ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, मैं दोनों की जो भी रिक्वायरमेंट्स थी
लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स भी हो सकती हैं, ठीक है, 2 या 3 भी हो सकती हैं। लास्ट टाइम की अगर मैं एप्लीकेशन या आपकी वो एग्जांपल की बात करूं तो हमारा था पीजीसी अटेंडेंस सिस्टम, ठीक है। पीजीसी का मैं अगर अटेंडेंस सिस्टम की बात करती तो हमने वहां पे कितनी रखी थी, हमने वहां पे 3 रिक्वायरमेंट रखी थी। पहली रिक्वायरमेंट ये थी अटेंडेंस मार्क होना, उसके बाद अटेंडेंस मार्क करना, एडमिन की रिपोर्ट, तीसरे नंबर पे मेन कैंपस रिपोर्ट। ये 3 काम मैं चाह रही थी कि मेरी ऐप करे। मैं फॉर एग्जांपल मैं सोच लेती हूँ कि मेरे यूजर और मैनेजर ने बेसिकली यही 3 काम मुझे कहे हैं जो मैंने सम अप करके रखनी है। अब दूसरा काम मेरा मेन है डेटा गैदरिंग का, डेटा कलेक्शन का, डेटा गैदर करने का। डेटा गैदरिंग या डेटा कलेक्शन के एक से ज़्यादा सिनेरियो हैं। यहाँ पे लिखते हुए ये कहते हैं द सिस्टम एनालिस्ट कलेक्ट द डेटा अबाउट द न्यू सिस्टम, ही यूजेस डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स टू कलेक्ट डेटा डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। बहुत सी टेक्निक्स और टूल्स हैं, हम डिपेंड करेंगे कि क्या सिचुएशन है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, अपना डेटा कलेक्शन स्टार्ट कर देते हैं। अब कितनी टेक्निक्स हैं, इससे यहाँ पे हमें दी है 5 टेक्निक्स। आप इन 5 को भी लिख सकते हैं, डिटेल में लिखना चाहें तब भी ठीक है, वरना आप क्या करेंगे, इन शॉर्ट लिखेंगे। पहली चीज़ है, मैं क्या करूँगी, रिटन डॉक्यूमेंट के थ्रू। अब रिटन डॉक्यूमेंट्स क्या होती हैं, इसे लिखा है, कहते हैं द रिटन डॉक्यूमेंट्स आर द रिपोर्ट्स, फॉर्म, मेमोस, बिजनेस प्लान्स, ठीक है, उसके बाद पॉलिसी स्टेटमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। किसी भी फॉर्म में जो भी मुझे वो राइटअप में देंगे कि ये मेरी रिक्वायरमेंट्स है या ये फिर मुझे अपनी डिमांड्स हैं, मैं उनको इकट्ठा कर लूँगी। मोस्टली ये एग्जिस्टिंग सिस्टम का एनालिसिस हो रहा है, मैं एग्जिस्टिंग सिस्टम को चेक कर रही हूँ कि उसमें प्रॉब्लम्स क्या है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली उनसे पूछूँ कि आपकी न्यू डिमांड क्या है। वो मुझे बता रहा है कि भाई मेरे ये वाला जो सिस्टम जिस पर मैं काम कर रहा हूँ इसमें मुझे ये इशू आते हैं, काइंडली इन इशू को रिजॉल्व कर दें, ठीक है। वो रिटन डॉक्यूमेंट्स में होता है। वो एक सिंपल 2 पेजेस की रिपोर्ट हो सकती है, 1 पेज की रिपोर्ट हो सकती है, कोई फॉर्म हो सकता है जो वो फिल कर दे मुझे, ठीक है, कोई प्लान बना दे, कोई 2 लाइनों की स्टेटमेंट हो, कोई पॉलिसी बना दे कि ठीक है इसमें ये पॉलिसी को मद्देनजर रखें, बाकी जो भी बना दे। कहते हैं द एनालिस्ट कलेक्ट ऑल दीज मैनुअल डॉक्यूमेंट टू डेवलप द न्यू सिस्टम और अपग्रेड द एग्जिस्टिंग सिस्टम। ये सारी मैं डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करके क्या करूँगी, न्यू सिस्टम बनाऊंगी। एक तो तरीका मेरे पास ये है, ठीक है, जो मेजोरिटी को हम फॉलो करेंगे, या कर दूंगी मैं क्या कर दूंगी, अपग्रेड कर दूंगी एग्जिस्टिंग सिस्टम को। मैंने मोस्टली कहा है कि आप लोगों का, जैसे मैं अटेंडेंस सिस्टम की बात कर रही हूँ, अटेंडेंस सिस्टम बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ का ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ठीक है, कॉलेज में माइट भी नहीं हो, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने ऑलरेडी ये अटेंडेंस सिस्टम बनाया था। जब हमने न्यू अटेंडेंस सिस्टम बनाया तो ये एग्जिस्टिंग फॉर्म में कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में पड़ा हुआ था, हमने उसी चीज़ को पिक किया, देखा उसमें क्या मसाइल है, उन मसाइल को भी दूर करके अपने लिए वो एक कस्टमाइज ऐप भी बना ली और अपडेटेड भी कर ली, ठीक है। ये हमारी थी राइटअप का। रिटन डॉक्यूमेंट्स में मैनुअली मैं आपकी रिपोर्ट्स की फॉर्म में, मेमोज की फॉर्म में, बिजनेस प्लान्स की फॉर्म में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट की फॉर्म में आपसे क्या करूँगी, आपकी रिक्वायरमेंट्स या आपकी वो सारी डिटेल जान लूँगी। जब वो डेटा कलेक्ट हो जाएगा मैं उसको सम अप करके या तो न्यू सिस्टम बनाऊँगी या पिछले सिस्टम को क्या करूँगी, अपग्रेड करूँगी। ये एक काम है, ये हमारा था राइटअप या रिटन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। सेकेंड हमारे पास आता है इंटरव्यूज़। अब इंटरव्यूज़ क्या करते हैं, बेसिकली इंटरव्यूज़ का एक तो कॉन्सेप्ट आपका सबको क्लियर होगा, ठीक है, कि हम फेस टू फेस बैठते हैं, चंद क्वेश्चंस पूछते हैं, गो के एक लिमिटेड टाइम ही होता है, हम 1.5-2 घंटे नहीं बिठाते, एक लिमिटेड टाइम में टू दी पॉइंट स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछते हैं और उससे जो भी डेटा गेट होता है वो क्या कर देते हैं, या तो हम लिख रहे होते हैं या अपने पास किसी फॉर्म में रिकॉर्ड रख रहे होते हैं। यहाँ पे भी उसने यही बात की है, कहते हैं द प्रोजेक्ट टीम और एनालिसिस एनालिस्ट इंटरव्यूज द मैनेजर एंड यूजर, क्लाइंट्स, सप्लायर्स एंड कंपटीटर। जितने भी लोग उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, गो के उसने कहा कंपटीटर्स भी, हम उनको भी इन्वॉल्व करके बेसिकली क्या करते हैं, इंटरव्यूज लेते हैं कि आपकी एग्जिस्टिंग सिस्टम क्या है, कैसे काम कर रहे हैं, और जो आने वाला सिस्टम है आप उसमें क्या एक्सपेक्टेशन चाहते हैं। गो के कंपटीटर्स तो ये नहीं बताएंगे, लेकिन आपके मैनेजर, क्लाइंट्स या सप्लायर जरूर बताएंगे कि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम चाहते हैं कि ये वाली ग्लिच दूर हो जाए। कहते हैं द क्वेश्चन इन द इंटरव्यू शुड बी प्रिसाइज एंड रेलिवेंट। हमेशा प्रिसाइज और रेलिवेंट क्वेश्चन होने चाहिए, इंटरव्यू की डिमांड होती है। कहते हैं दीज इंटरव्यू विल हेल्प द एनालिस्ट टू गेन मोर नॉलेज अबाउट द सिस्टम। इंटरव्यूज में एक सबसे बड़ा फायदा हमारे पास ये होता है कि हम फेस टू फेस जब बात कर रहे होते हैं हम बहुत डिटेल में अपना डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैंने उससे पूछा कि ठीक है इस एग्जिस्टिंग सिस्टम की नोटिफिकेशन में इशू क्या है, तो वो मुझे बता सकते हैं कि नोटिफिकेशन का टाइम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अक्सर बच्चे कहते हैं कि हमें कभी मॉर्निंग में आ रहा होता है कि आप अटेंडेंस आपकी क्या थी, आप एब्सेंट थे, कभी हमें इवनिंग में आ रहा होता है मैसेज, तो वो क्यों नहीं एक टाइम फिक्स होता।
अब ये अगर उनकी डिमांड है कि हम एक टाइम फिक्स करें, तो मैं इस ग्लिच को पुराने सिस्टम में पहले मेंशन करूंगी कि टाइमिंग के किस लिहाज से कहाँ पे इशू आ रहे हैं, देन मैं उसे न्यू सिस्टम में फिक्स कर सकती हूँ, एक चीज़। उसके बाद यहाँ पे कहते हैं कि अब फेस टू फेस में तो मुझे सारा पॉइंट गेट हो रहा है, लेकिन तीसरा पॉइंट जिसे हम कह रहे हैं बेसिकली क्वेश्चनर, जैसे वो तीसरा पॉइंट स्टार्ट करता है और क्वेश्चनर को डिफाइन करने लगता है, तो वो पहली चीज़ उसमें क्या बोलता है, कहता है इंटरव्यूइंग मेथड्स इज अ टाइम कंज्यूमिंग मेथड टू गेट डेटा। बिल्कुल सही बात है, इंटरव्यू का मेथड गो के बहुत डिटेल में था, लेकिन वो क्या कर रहा था, बहुत टाइम कंज्यूम कर रहा था। जहाँ मेरे पास वो टाइम कंज्यूम करा, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मुझे फॉल्ट है, मुझे अपने टाइम को भी सेव करना है और मुझे मैक्सिमम आउटपुट भी लेनी है। फर्स्ट कर लेते हैं, अगर मैं पीजीसी ऐप की ही फीडबैक ले रही थी, अभी जैसे लास्ट टाइम हमने आपसे फीडबैक ली है लास्ट मंथ में, हमने क्या किया था, ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर दे दिया, ऑनलाइन क्वेश्चनर को आपने फिल किया, हमने उसके अकॉर्डिंगली फीडबैक ले ली, मैक्सिमम आपके भी 10 से 15 मिनट लगे, हमने ऑटो उसकी क्या नाम है एवेल्यूशन की, और हमें कोई 15 से 20 मिनट में क्या हुआ, रिजल्ट वैल्यूएट कर लिए। लेकिन अगर मैं यही काम इंटरव्यू में करने लग जाऊँ तो वो बहुत टाइम टेकिंग होगा। 3000 बच्चे हैं अगर आईसीएस में, ठीक है, तो मेरे पास कितना टाइम है कि मैं उन 3000 लोगों का इंटरव्यू करूँ, और फिर खास तौर पे उनको यहाँ पे बुलाऊँ, वो यहाँ पे आएँ और देन कोई मुझे इंटरव्यू दें, तो वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। वो के रिटन डॉक्यूमेंट भी लेंथी हो सकती हैं, रिटन डॉक्यूमेंट भी कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं कि अगर मैंने आपसे कहा कि राइट अप में दे दें कि क्या क्या इशू थे, कुछ लोग 2 लाइनों में लिखेंगे, कुछ लोग 3 सफ़ों में लिख देंगे, ठीक है, कुछ लोग माइट भी पूरी बुक ही लिख दें मुझे, ठीक है। अब इस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए क्वेश्चनर अभी तक के लिए मेरे पास सूटेबल था, इसीलिए आप लोगों से जब हमने सर्वे लिया तो हमने क्वेश्चनर को प्रेफर किया, और वो भी ऑनलाइन में। कहते हैं इंटरव्यूइंग मेथड इज अ टाइम कंज्यूमिंग मेथड टू गेट डेटा, हेंस द एनालिस्ट डिजाइन अ क्वेश्चनर और अ फॉर्म टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट पीपल। एनालिस्ट क्या करता है, बानिस्बत आपके इंटरव्यू की तरफ जाने के लिए क्वेश्चनर आपको बना देता है, और वो क्वेश्चनर आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है ताकि आप क्या करो, उसको फिल करो और हम उसके अकॉर्डिंगली एवेल्यूएशन कर लें। यहाँ पे कहते हैं दिस मेथड इज इनएक्सपेंसिव बट रिस्पॉन्स ऑफ गैदरिंग इज इनसफिशिएंट इन कंफ्यूजिंग। गो कि ये हमारे पास एक चीप तरीका है, यानी कि सस्ता है, इनएक्सपेंसिव है, लेकिन इसमें एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि हमें जो डेटा गैदर होता है वो इनसफिशिएंट होता है। मैंने आपसे पूछा ठीक है जी कि आपकी कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग कितनी थी, आप लोगों ने से रैंक किया 1 से लेकर 5 में, कुछ लोगों ने 5 को हाईएस्ट समझा, कुछ ने 1 को हाईएस्ट समझा, जिनने प्रॉपर इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ी उन्होंने तो पूरा सर्वे खराब कर लिया, ठीक है। और अगर किसी ने प्रॉपर इंस्ट्रक्शन पढ़ी तब भी वो डिटेल में बता नहीं सके कि आया कि उन्हें सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग में इशू था या टीचर के से समझने में इशू था। अब वो जो इन डिटेल दे सकते थे वो मुझे क्वेश्चनर में नहीं दे सकते। क्वेश्चनर में मुश्किल से लास्ट पे आपका आ रहा था 2 लाइनों की कमेंट्स की इजाज़त होती है, ठीक है। इसका मतलब है हम टू दी पॉइंट ही आंसर दे रहे हैं, जो मेरे पास डेटा आ रहा है वो माइट भी सिस्टम बनवाने के लिए मोर देन इनफ ना हो, ठीक है। राइट रिटन डॉक्यूमेंट्स होगी, इंटरव्यू हो गया और क्वेश्चनर हो गए। अब 4th नंबर पे आ जाए, ये सबसे डिफरेंट तरीका है, ये है ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन क्या होता है, सिंपल सी बात है, हम अगर किसी को कुछ पूछना नहीं चाहते हैं, हम किसी से कुछ बताना नहीं चाहते, गो के हम लोगों में जो चीज़ को डिस्कस करें, मैं चाहती हूँ कि मैं सिंपल क्या करूँ, खुद ऑब्जर्व करूँ उस सिस्टम को, जिस जगह पे जिस साइट पे पुराना सिस्टम यूज़ हो रहा है या एग्जिस्टिंग सिस्टम वर्किंग में है, मैं वहाँ जाऊँगी और मैं लोगों को खुद ऑब्जर्व करूँगी। मैं देखूँगी किस तरह के उन्हें प्रॉब्लम आ सकते हैं, उन रेलिवेंट प्रॉब्लम्स को लिस्ट डाउन कर लूँगी, और फिर मैं कोशिश करूँगी कि मेरे न्यू सिस्टम में वो वाले ग्लिच, वो वाले प्रॉब्लम्स, वो वाले बग्स ना आए, ठीक है। यहाँ पे इसे डिफाइन करते हुए कहते हैं द एनालिस्ट एंड हिज टीम मे कलेक्ट इन्फॉर्मेशन थ्रू ऑब्जर्वेशन ऑफ द वर्किंग ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम। एग्जिस्टिंग सिस्टम की मैं वर्किंग को देखूंगी, खुद ऑब्जर्व करूंगी, और देन मैं बताऊंगी कि इसमें क्या चेंजेस आने चाहिए, मैं वो यहाँ पे लिख लूँगी। यानी मैंने किसी से पूछा नहीं, किसी से मशावरत नहीं की, मैंने सिंपल जाके खुद उसे ऑब्जर्व किया और अपना डेटा कलेक्ट करके मैं साइट पे होगी कि अब मैं न्यू सिस्टम में कोशिश करूँगी ये जो प्रॉब्लम्स मैंने देखे उन्हें आते हुए ये नहीं करूँगी। टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, ऑब्वियसली 1-2 महीने भी आप ले सकते हैं उस वर्क इन्वायरमेंट में रहने के, उधर समझने के, उन्हें अंडरस्टैंड करने के लिए कि उनकी क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। लोग कभी ओपन भी नहीं होते मोस्टली, ठीक है, कि आपसे ओपनली शेयर कर सके आए कि उन्हें प्रॉब्लम क्या आ रहा है, लेकिन ये भी एक तरीके का आ रहा है डेटा कलेक्शन का। लास्ट हमारे पास तरीके सैम्पलिंग। अच्छा जी, सैम्पलिंग से ऑलमोस्ट स्टैट वाले तो काफ़ी जानते हैं। सैम्पलिंग एक ऐसा तरीके का आ रहा है, जैसे मैंने आपसे कहा आपके आईसीएस में फॉर एग्जांपल 3000 बच्चे हैं। अब 3000 बच्चों में मैं फर्स्ट कर लेती हूँ कि मेरे पास क्वेश्चनर की ऑप्शन नहीं थी, ठीक है, इंटरव्यू की तरफ मैं जा नहीं सकती थी, रिटन डॉक्यूमेंट बहुत लेंथी हो जाता काम, ठीक है, एक तो ऑब्जर्वेशन का काम हो सकता था, लेकिन फिल वक्त ना क्वेश्चनर की ऑप्शन थी ना ऑब्जर्वेशन की थी ऑप्शन। लास्ट मेरे पास रह जाते सैम्पलिंग। जैसे फॉर एग्जांपल आपके हेड हैं, अक्सर आपको क्लास में विजिट करते हैं अचानक से और कहते हैं कि ठीक है बताएं
कैसे चल रहा है काम, कंप्यूटर के टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं, मैथ के टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स कैसा जा रहा है। आप में से रेंडमली 2-3 बच्चे बोलते हैं कि ठीक है ये वाला सब्जेक्ट सही जा रहा है, ये सही नहीं जा रहा। वो क्या हुआ, रेंडम टाइप का सर्वे हुआ। हमने रेंडमली 3-4 क्लासेस को सेलेक्ट किया और हमने उनसे फीडबैक ले लिया। बानिस्बत के सारे बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं, मैंने सेलेक्टिव पोर्शन को इन्वॉल्व किया। एक बड़ी पॉपुलेशन जिसे हम कहते हैं 100 की हो, 200 की हो, 3000 की हो, मैं उन सबको नहीं बारी बारी इंटरव्यू करूंगी। मैं या तो उनमें से रिप्रेजेंटेटिव को उठा लूंगी, मोस्टली हम रैंडम ही उठाते हैं। मैं रैंडमली उनको पिक करूंगी और वो 4 से 5 लोग मुझे बताएंगे कि ठीक है जी ये लोग ठीक थे, या ये सब्जेक्ट ठीक जा रहा है, ये नहीं ठीक जा रहा। तो यानी 3000 में से मैक्सिमम जो मेरा इंट्रैक्शन होगा वो कितना होगा, 1000 लोगों से या 500 लोगों में से। मैं चंद एक सेलेक्टिव स्टूडेंट से क्या करूँगी, डिटेल लूँगी। यहाँ पे लिखते हुए कहते हैं इफ़ देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड इवेंट्स इन्वॉल्व इन अ सिस्टम then it is better to work on a portion of all of them to save time। अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं या बहुत सारे इवेंट्स इन्वॉल्व थे तो बानिस्बत उन सब पे काम करने के लिए मैं क्या करूँगी, इस पूरे के एक पोर्शन पे काम करूँगी। सारे स्टूडेंट्स का डेटा नहीं उठाया, मैंने क्या किया, एक छोटा सा पोर्शन लिया स्टूडेंट्स का, उनसे फीडबैक लिया और काम हो गया। क्या है कि पीजीसी ऐप जो अटेंडेंस ऐप जा रही है उसमें क्या इशू आ रहा है, ठीक है। ये मेरे डेटा कलेक्शन का था, डेटा गैदरिंग का था। गो कि अगर डिटेल में कोई लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, डिमांड है तो लिखें, वरना अगर इसके पॉइंट्स भी मेंशन कर देते हैं और 2 या 3 एक्सप्लेन कर देते हैं या 1-2 लाइनों में लिख देते हैं, मोर देन इनफ है। कंपल्शन नहीं है। ऊपर वाला जो पॉइंट था वो अभी क्या था, हमारा कंपल्शन की तरह वो था, वो आपने फुल डिटेल में क्या करना होगा, लर्न करना होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पे, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला मेरे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टॉपिक, ठीक है, जिसे हम कहते हैं डेटा एनालिसिस। मेरे पास डेटा गैदर हो गया है, मैंने डेटा की कलेक्शन कर लिया है, ठीक है। और अब उस कलेक्शन के बाद मैंने वो रिपोर्ट भी देनी है, क्योंकि हमने क्या कहा था, हम ईच स्टेप पे क्या करेंगे, वेरीफाई करवाएंगे मैनेजर से या मैनेजमेंट टीम से क्या है कि हम फर्दर मूव करें कि नहीं। अगर वो अलाउ नहीं करेंगे तो हम मूव नहीं करेंगे। यहाँ पे मैंने यही काम करना है। अब मैं आ जाऊँगी डेटा एनालिसिस पे, ठीक है। अब डेटा एनालिसिस क्या था, कहते हैं द कलेक्टेड डेटा ऑफ अ सिस्टम, ये मैं इमेजेस आपको बुक की सेपरेटली भी भेज दी हैं। कहते हैं द कलेक्टेड डेटा ऑफ अ सिस्टम इज एनालाइज्ड। ये जो मैंने डेटा कलेक्ट किया था इन 5 तरीकों से, मैं अब उसे एनालाइज करना शुरू कर दूंगी। कहते हैं द एनालिस्ट इंश्योर दैट द डेटा इज एक्यूरेट, कंप्लीट और रेडीली अवेलेबल। मुझे अपने डेटा में 3 चीज़ें बड़े अच्छे से चेक कर लेनी है। एक तो ये कि मेरा डेटा क्या है, एक्यूरेट है, जो मैंने कलेक्शन लिया वो सही है। दूसरा ये कि वो क्या है, कंप्लीट है। तीसरा रेडीली अवेलेबल होना। मैंने इसकी अवेलेबिलिटी का एक एग्जांपल दी है। फर्स्ट कर लेते हैं, मैं आपसे कहती हूँ कि आपकी क्लास का टोटल रिजल्ट कितना रहा। आपकी सीआर ने बताया कि ठीक है जी हमारा 75% रिजल्ट रहा। मैंने कहा ओके हो गया। मैंने रेंडमली 3 से 4 बच्चों का क्या किया, मैंने कहा मुझे इनका रिजल्ट दिखा दें। बानी से पूरी क्लास के एवरेज पूछने के, मैंने उसके बाद भी डिमांड कर दी कि मुझे उनके रिजल्ट दिखा दें। उस टाइम मुझे सीआर ने कहा कि मिस 3 से 4 लोगों का रिजल्ट अभी तक नहीं आया। जब वो रिजल्ट अभी आया ही नहीं तो दैट्स मीन वो मेरी चीज़ कंप्लीट नहीं है। जब वो कंप्लीट ही नहीं है, रेडीली मुझे अवेलेबल नहीं है, तो एक्यूरेट कैसे हो सकती है। अगर ये मेरे पास कंप्लीट होगा, मेरी तभी एक्यूरेट एवेल्यूएशन होगी और तभी वो आप उसकी अवेलेबिलिटी को मेक श्योर कर सकते हैं। अगर ये 3 चीज़ें मेरी फुलफिल होती हैं डिमांड, देन ही डेटा एनालिसिस का कोई फ़ायदा है। कहते हैं अब इस पर्पज़ के लिए हम डिफरेंट तरीके का यूज़ करते हैं एनालिसिस के लिए। ये DFD होती हैं, फ्लो चार्ट्स होते हैं, ठीक है। डिफरेंट एग्जांपल्स हैं को कि हम इसकी बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन ये चंद एक तरीक़ेकार हैं जिनके थ्रू आप कर सकते हैं। हम बताते हैं कि डेटा का फ्लो है, डेटा कैसे मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बना देती हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कह देती हूँ कि ठीक है जी मैंने 2 + 2 4 करना था, मैंने यहाँ पे किया है इनपुट ए, एरो बना दिया डाउन का। उसके बाद क्या करना है जी, इनपुट बी, ठीक है। थर्ड पे आके मैंने उसे कहा C = A + B। ये मैंने क्या किया है, मैंने 2 नंबर का इनपुट लिया है और इसे तीसरे में कैलकुलेट करके सम करके रख लिया है। ये जो मैंने डेटा का फ्लो आपको दिखाया है विद एरो, ठीक है, और इन चीज़ों को मेंशन किया है, ये बेसिकली फ्लो चार्ट कहलाता है, ठीक है। ये इसी तरह की चीज़ें हैं। कुछ वैल्यूएशन लेने पे मैं एक एब्स्ट्रैक्ट सा व्यू दे दूंगी आपको कि ठीक है ये ऐसे दिखेगा और ये एनालिसिस रिपोर्ट कुछ ऐसे रेडी होगी। इनमें 3-4 एग्जांपल दिए, आप भी सिर्फ नाम ही मेंशन करेंगे, गो इनकी निटी-ग्रिटी डिटेल में आप नहीं जाएंगे। कहते हैं एनालिसिस रिपोर्ट क्या है। जब मेरे पास ये सारी कलेक्शन होगी, मुझे कंफर्मेशन होगी मेरा डेटा का एक्यूरेट है, मेरा कंप्लीट है डेटा, मेरा रेडीली अवेलेबल है, मैं इन डायग्राम्स के थ्रू आपसे क्या करूँगी, अब रिपोर्ट बनाऊँगी। अब रिपोर्ट हमारी क्या थी, जो हमने मैनेजमेंट टीम को देनी है।
कहते हैं दिस रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड इन मैनेजमेंट टू मैनेजमेंट फॉर द अप्रूवल ऑफ द प्रोजेक्ट। अब जो मेरे यहाँ तक स्टेज तक मैंने काम कर लिया, मैंने मैनेजमेंट को देखना है कि भाई आप ये लोग देख लें, कंफर्मेशन कर दें, देन मैं अगली स्टेप पे मूव कर दूँ। ठीक है, अगली स्टेप पे माइट भी कोई भी मूव करेगा, जैसे एनालिस्ट दूसरी स्टेज में आया था, तीसरी स्टेज में अगर डिज़ाइनर है तो वो डिज़ाइनर आएगा, फोर्थ में अगर प्रोग्रामर है प्रोग्रामर आएगा, क्योंकि पूरी टीम काम कर रही है। अब यहाँ पे जो काम अप्रूव होना है वो मैनेजमेंट टीम ने करना है, तो मैं कहूँगी उसमें रिपोर्ट में 3 चीज़ें होनी चाहिए। 3 चीज़ें कौन सी हैं? अगर ये 3 चीज़ें उस रिपोर्ट में मेंशन नहीं है तो मेरी रिपोर्ट बेकार होगी। यहाँ पे लिखा हुआ दिस रिपोर्ट इज रिप्रेजेंटेड टू द मैनेजमेंट फॉर द अप्रूवल ऑफ द प्रोजेक्ट एंड रिपोर्ट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स से कंसिस्ट होगी। ठीक है, वर्किंग ऑफ करंट सिस्टम, मौजूदा सिस्टम की वर्किंग, वो कैसा काम कर रहा है, ठीक है, आपने वो डिस्कस करना होगा रिपोर्ट में। ठीक है, फिर उसके प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स किसके? ऑफ करंट सिस्टम, क्योंकि हम करंट सिस्टम को ही ऑब्जर्व कर रहे हैं। हमने करंट सिस्टम को ऑब्जर्व किया, उसकी वर्किंग देखी, उसकी प्रॉब्लम को डिस्कस किया। तीसरा पॉइंट में आप मेंशन करेंगे रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, किसकी? न्यू सिस्टम की, रिक्वायरमेंट्स ऑफ न्यू सिस्टम। अब जब मैंने डेवलप करना है न्यू सिस्टम, मैंने पुराने को ऑब्जर्व कर लिया, उसकी मिस्टेक्स देख लिया, मैं देख ली उसमें क्या क्या ग्लिच थे, क्या एरर्स, क्या बग्स आ रहे थे, लोगों को कहाँ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, एंड यूज़र कहाँ डिफ़िकल्टी का शिकार होता था। मैं उन चीज़ों को देखते हुए अब न्यू सिस्टम की रिक्वायरमेंट डिज़ाइन करके दूँगी। अब मेरी मैनेजमेंट अगर ये रिपोर्ट अप्रूव करेगी, मैं अपने थर्ड फेज़ की तरफ मूव करूँगी, वरना इस सिस्टम एनालिसिस के बाद माइट भी मेरा यहाँ पे रिकमेंडेशन हो जाए कि मुझे न्यू बनाना है कि नहीं, आया कि मुझे पुराने को अपग्रेड करना है कि नहीं। जो भी आप लोगों ने उसमें यूज़र ने, एंड यूज़र ने या ऑर्गेनाइजेशन ने डिटेल्स दी होंगी, उसके मुतालिक ऑब्जर्व होगा। जब मैं सेकंड फेज़ क्लियर कर लूँगी, मेरा सेकंड फेज़ ओके हो गया, मैनेजमेंट ने अप्रूव कर दिया, हम थर्ड फेज़ पे चले जाएंगे, जो डिज़ाइनिंग का होगा और वो डिज़ाइनर डील करेगा।